रिसेंटली सुल्तान ऑफ ओमान हैज़ विजिटेड इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट आज हम इंडिया ओमान रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इनके रिलेशनशिप इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं। तो सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। तो इसकी बात करें तो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हमारे इवन 5000 ईयर ओल्ड हैं। हमें एविडेंस मिलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी के दौरान भी इंडिया ओमान के ट्रेड हुआ करता था। प्लस कल्चरल रिलेशनशिप की बात करें तो आज के समय में हम देखें तो हिंदी जो मूवीज हैं उसके व्यूवरशिप वहाँ पे ज़्यादा हैं। हॉलीवुड मूवीज से ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज को पसंद किया जा रहा है। इससे पहले भी कल्चरल टाइज हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, इवन डीप कल्चरल टाइज रही हैं। सेकेंड इज एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। आज का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो बाइपोलर ग्लोबल ऑर्डर से मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर होता जा रहा है। इवन प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर, एनजीओ है, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। और इस कंटेक्स्ट में आज जो है इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल साउथ से रिप्रेजेंट होती हैं, उनकी वॉइस जो है बढ़ती जा रही है। इस कंटेक्स्ट में ओमान एंड इंडिया दोनों का रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर सके अपनी मीडिएशन फॉरेन पॉलिसीज से, जिसके लिए ओमान एज वेल एज इंडिया दोनों ही जाने जाते हैं। मल्टी फेसेट रिलेशनशिप, ये आपको सिर्फ टर्म ही यूज करनी है अपने मेंस आंसर राइटिंग के अंदर। तो मल्टी फेसेट कैसे है हमारे रिलेशनशिप? हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक ट्रेड पे, एनर्जी के ट्रेड पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे यहाँ काफ़ी सारे हमने कोऑपरेशन किए हुए हैं ओमान के साथ, और ओमान का भी काफ़ी इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे सिक्योरिटी रिलेशनशिप भी हैं हमारे इस कंट्री के साथ, प्लस डिफेंस रिलेशनशिप भी हैं, इसके अलावा ट्रेड रिलेशनशिप भी हैं, और ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि कल्चरल टाइज भी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसके अलावा हमारे सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी शिपिंग लेन है, यहाँ से हमारा ट्रेड जाता है और वहाँ से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही करते हैं ओमान से, इवन ओमान भी करता है इंडिया से। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर लेन्स, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी सिक्योरिटी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है कैरी फॉरवर्ड करने के रिलेशनशिप को। दैट्स वाई कि हमारे रिलेशन जो है मल्टी फेसेट रिलेशनशिप के टर्म्स में आते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या है बिटवीन ओमान एंड इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, both the countries actually established a strategic partnership in 2008। वैसे हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए थे 1955 के अंदर, लेकिन उसके बाद हमने अपने रिलेशनशिप को एलिवेट किया और हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जो एरियाज हैं उसमें हमारा जो कोऑपरेशन है विद टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसके अंदर में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डिफेंस रिलेशनशिप। ओमान जो है इंडिया का क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है गल्फ रीजन के अंदर, और डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो एमर्ज हुआ है एज अ की पिलर ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ओमान। और इसका एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है कि हमारी जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया की एयरफोर्स के साथ, आर्मी के साथ, इवन नेवी के साथ, तीनों विंग्स के साथ, ओमान के साथ हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है तीनों विंग की। सेकेंड इज नेवल जो शिप हैं इंडिया की, वो इन गल्फ ऑफ ओमान में प्रेजेंस रहती है उनकी फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि ये जो एक्चुअली एरिया है जहाँ से ओमान की लोकेशन है, यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा खतरा या डेंजरस सिचुएशन रहती है पायरेसी की। तो अभी हमने आपके पास रेड सी वाली वीडियो आई होगी, तो उसमें भी यह बताया था कि हाउदी रिबल्स हैं वो वैसे रेड सी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, वहाँ पे पायरेसी के ज़्यादा इंसिडेंट मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं होते। इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो यहाँ पर है वहाँ भी पायरेसी के काफ़ी इंसिडेंट देखे जाते हैं।
तो इस वजह से हमारी भी वहाँ पे काफ़ी प्रेजेंस है इंडिया की नेवल शिप्स की। अनदर इज ऑपरेशन संकल्प। दो आपको शायद रेड सी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ऑपरेशन संकल्प क्या है, दोबारा से हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडियन नेवी का एक ऑपरेशन है इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान एज अ मेजर टू assure safety and security of Indian vessels. In this way, India-Oman relationship strategic partnership played very important role in enhancing our defense cooperation. Another is maritime security in Indian Ocean region. तो आप जानते हैं कि हमारा जो है सबसे ज़्यादा ट्रेड इवन जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो उसमें होता है ऑयल के अंदर। इंडिया में एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए हम ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं और हमारा ज़्यादातर ऑयल 80% के लगभग गल्फ कंट्रीज से ही आता है, वेस्ट एशिया से आता है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन की बात हमारी बढ़ जाती है मैरीटाइम सिक्योरिटी की। दोनों ही कंट्री जो हैं इस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं कि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी और जो मैरीटाइम जो सी लेन्स हैं उसके अंदर कोऑपरेशन कर रही हैं, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी जो है काफ़ी की एरिया है इंडिया का, जहाँ पे वो वेस्ट एशिया का कोऑपरेशन चाहती है, जिसमें ओमन काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशनशिप। तो अगर इसकी बात करें तो हमारे जो बायलेटरल रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी एलिवेट हुए हैं इन रिसेंट ईयर्स के अंदर। तो इसका एक डाटा की बात करें तो 2022-23 के अंदर हमारा जो ट्रेड है वो लगभग $12 बिलियन के लगभग अराउंड पहुंच गया है, जो कि अगर देखें तो 21-22 के अंदर फाइनेंशियल ईयर इस वाले ईयर के अंदर जो ट्रेड था वो लगभग 900 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली था। तो इससे वो इतना पहुंच गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे ट्रेड जो रिलेशनशिप हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। प्लस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ओमन का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल है, बिकॉज हम एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं और दीज कंट्रीज आर जो हैं वो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए सरप्लस कंट्री है। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड नेचुरल गैस। इवन हम नेचुरल गैस अंडर सी पाइपलाइन की भी एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। इसके अलावा करीब 6000 जॉइंट वेंचर्स हैं इंडिया ओमान के, जिनका इन्वेस्टमेंट है लगभग $7.5 बिलियन। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी विद टाइम काफ़ी इंक्रीज हो रहा है ओमान कंट्रीज के साथ इंडिया का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हम अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेकर जा रहे हैं। सेकेंड इज इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर ओमान क्रूड ऑयल के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ओमान जो है काफ़ी वाइटल है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। थर्ड जो रीसेंट डेवलपमेंट है, रुपे डेबिट कार्ड के अंदर इंडिया एंड ओमान ने एक रुपे डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट साइन किया है। मतलब वहाँ पे भी उस कंट्रीज में भी हमारा रुपे डेबिट कार्ड अब चल जाएगा। तो ये एक हमें एग्जांपल है कि इंडिया का जो डिजिटल फुटप्रिंट है और ये काफ़ी अच्छे से गल्फ कंट्रीज के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एंगेजमेंट इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। तो आज हमारी जो एंगेजमेंट है मतलब बोथ द कंट्रीज की वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जांपल स्पेस कोऑपरेशन पे हमने जो है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि आउटर स्पेस का पीसफुल यूज़ करेंगे। और इसके अलावा भी जो न्यू एमर्जिंग एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल के रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, जो कि उसकी भी अबेंडेंस है, थोड़ा सा हमें ओमान में दिखाई देती है। तो वहाँ पे हमारे ई व्हीकल्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी हमारा एंगेजमेंट बढ़ रहा है। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी, अनदर मिनरल्स, नेचुरल गैस, उसके अंदर भी हमारा जो है दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी एंगेजमेंट इंक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इसकी जो है
बात की गई थी कि हम इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक जाते हुए और यूरोप तक की कनेक्टिविटी करेंगे। तो ये इस कॉरिडोर को स्टैब्लिश करने के लिए वेस्ट एशिया का कोऑपरेशन, वेस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज फॉर एग्जांपल ओमन, तो इनका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा नीडेड है, क्योंकि ये कंट्रीज भी अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रही हैं और ऑयल से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रही है। लाइक उनका ट्रेड सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है, अब वो ऑयल के अलावा भी बाकी क्षेत्रों में, बाकी एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रही हैं। तो इस वजह से ओमन इसके अंदर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर सी कनेक्टिविटी में, अंडर सी कनेक्टिविटी रिलेटेड टू नेचुरल गैस, उसमें ओमान का जो है पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इस वजह से इन एरियाज़ के अंदर हमारी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन हो सकता है। अगर आगे हम देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, एक गेटवे कहा जाता है ओमान को वेस्ट एशिया का। फॉर एग्जाम्पल कि पहली बात तो हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि रेयर अर्थ मिनरल्स, स्पेस, डिफेंस, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसके अलावा है कन्वर्जन इन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी है, वो भी ऐसी है कि हम हमेशा मध्यस्थता, मीडिएशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमें, जैसे कि हमारे पीएम का कहना था कि दिस इज नॉट अ इरा ऑफ वार, तो ये मतलब इन्होंने यूक्रेन और उसके कंटेक्स्ट में बोला था, बट ये कोट अभी भी उतना ही वैलिड है कि ये वार की इरा नहीं है, जैसे कि हम इजराइल हमास वाली वार देख रहे हैं। तो ऐसे ही ओमन भी ना एक्चुअली मीडिएशन पॉलिसी को फॉलो करता है, और बहुत सारी जगह पे उसने इस तरह की पॉलिसी को गल्फ कंट्रीज में फॉलो करके अपनी बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं उसके बीच में मध्यस्थता लाके कन्फ्लिक्ट को है डिफ्यूज किया है। तो इस वजह से ओमन जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, और वेस्ट एशिया का इंडिया के लिए गेटवे भी हो जाता है। और डीपर कनेक्शन चाहता है वेस्ट एशिया के साथ इंडिया, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा एक रास्ता है कि हम ओमन के साथ अपने रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक अच्छा बनाएं, या उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक और अच्छे लेवल तक उसे लेकर जाएं। क्योंकि हमें वेस्ट एशिया हमें चाहिए, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी दोनों ही चाहिए, और आज दोनों ही थ्रेटन हो रही है बिकॉज ऑफ इजराइल हमास वार। लगा लीजिए हाउदी रिबेल्स का जो रेड सी के ऊपर अटैक है, या उस जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे वो जो कार्गो आ रही है इंडिया की तरफ या और कंट्रीज़ की तरफ, तो उन पे अटैक कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें ऐसी कंट्रीज़ का साथ चाहिए ताकि हम अपने वेस्ट एशिया में अपनी पॉलिसी जो है, अपनी हमारा जो इंटरेस्ट है उसको बरकरार रख सकें। थर्ड इज़ इंस्टेबिलिटी इन रीजन। तो इंस्टेबिलिटी से अभी गुजर ही रहा है मिडिल ईस्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इजराइल हमास की वार है, सिक्योरिटी थ्रेट, एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, और पीपल टू पीपल जो टाइज हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओमन, क्योंकि अभी भी यहाँ पे लगभग 7 लाख लोग इंडिया के जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, जो यहाँ के कहे जाने वाले लोग हैं, वो ओमन में रहते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग। जो ओमन है वो पार्ट है इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग का। लगा लीजिए गल्फ जो काउंसिल है उसका, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसलिंग है उसका, अरब लीग का। तो देखो अगर जिस कंट्री की मीडिएशन पॉलिसी है और मध्यस्थता वाली पॉलिसी है, अगर वो इन सब कंट्रीज का पार्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं अपहोल्ड होगा। नेक्स्ट इज ओमन ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है मैनेज करने में राइवल आइडियोलॉजी एंड पावर गेम इन रीजन। तो इसका एग्जाम्पल है कि पर्शियन गल्फ क्राइसिस के दौरान जब यूएस ने बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन और मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दिया था रीजन के अंदर, और ईरान से जो है वो उसका बहुत ज़्यादा अनबन हो गई थी ये लगा लीजिए, तो उस टाइम पे ओमन ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था एक टेंशन डिफ्यूज़ करने के लिए। तो इसके अलावा जो ओमन है उसने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया था ईरान की न्यूक्लियर डील के दौरान, जो डील हुई थी उसके दौरान भी उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया था। तो इस वजह से ओमन और इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया इंडिया का पूरी तरीके से इंटरेस्ट है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी है, बाकी ट्रेड रिलेशन भी हैं, और ओमन भी अपने ट्रेड रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहा है, उसको भी कुछ ऐसी कंट्री का साथ चाहिए, और ग्लोबल साउथ में लीडरशिप के लिए दोनों कंट्रीज का साथ आना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन